सभी दोस्तों के लिए नमस्कार। मूल अधिकार टॉपिक हमने इससे पहले पढ़ा है और आज हम लोग बात करना चाह रहे हैं संविधान के भाग 4 के बारे में। और संविधान के भाग 4 में भी हम बात करेंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में। ये नीति निर्देशक तत्व आखिर है क्या, सबसे पहले इसका हम मीनिंग जानेंगे। ठीक है, सबसे पहले आपको एक बात पता होनी चाहिए कि इनका उल्लेख संविधान के भाग 4 में है और इनका उल्लेख अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक में इनका उल्लेख मिलता है। ये तो बात हुई इसमें इनकी संवैधानिक स्थिति की कि संविधान में ये किस भाग में है, कहाँ इनका उल्लेख मिलता है। अब सबसे पहले इस टॉपिक को हम स्टार्ट करेंगे, पढ़ेंगे। सबसे पहले हमें उसका मतलब क्लियर होना चाहिए कि आखिर ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं क्या। देखिए, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की अगर मैं बात करूं तो ये एक ऐसे तत्व हैं, इनमें वो बातें लिखी हुई हैं कि राज्य अर्थात सरकारें जब भी कोई नया कानून बनाएंगी, कोई नई पॉलिसीज़ बनाएंगी, तो इन बातों को, जो ये बात में लिखी हुई है, उन बातों का पालन करें। सरकार के लिए आवश्यक है कि वो इन बातों की पालना करे, इनको ध्यान में रख करके बनाए। ठीक है, देखिए, जब संविधान बन रहा था तो संविधान सभा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने स्पष्ट शब्दों में ये कहा था कि राज्य जब भी कोई नियम कानून बनाएगा, जब भी कोई पॉलिसी बनाएगा, तो उन्हें इनको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। जो निदेशक तत्व हैं उनको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। और अगर राज्य निदेशक तत्वों को नज़रअंदाज करता है तो अगली बार जब वोट मांगने के लिए सरकारें जाएंगी, जब अगली बार वोट मांगने के लिए जब जाएंगे, तो उस समय जनता उनसे जवाब मांगेगी, क्योंकि सारी बातें निदेशक तत्वों में जनता के हित की है। ठीक है, यहाँ देखिए, ये मैंने डीपीएसपी लिखा है। इंग्लिश में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को कहते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स फॉर स्टेट पॉलिसीज, डीपीएसपी शॉर्टकट में बोलते हैं हम। डीपीएसपी क्या है? सबसे पहली बात, ये लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने के लिए बोलता है। लोक कल्याणकारी, एक ऐसा राज्य, हमारा ऐसा देश बने, इस प्रकार से हमारी व्यवस्था हो कि जहाँ किसी के साथ कोई भेदभाव ना हो, जहाँ कोई अमीरी गरीबी ना हो। ठीक है, जहाँ जात पात के आधार पर, जहाँ लिंग वचन के आधार पर कोई भेदभाव ना हो, सभी को समान दर्जा मिले, तो वो लोक कल्याणकारी राज्य है। ठीक है, दूसरी बात, कहाँ से लिया? इसको हमने आयरलैंड के संविधान से लिया। अब देखिए, यूपीएससी ने क्या पूछा? यूपीएससी ने एक बार पूछा कि जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं वो हमने कहाँ से लिए, तो हर एक बच्चे को मालूम होगा कि भाई हमने आयरलैंड से लिए। यूपीएससी ने क्वेश्चन ये पूछा कि आयरलैंड ने वो कहाँ से लिए हैं, तो ये ध्यान रखना, आयरलैंड ने खुद ये स्पेन से लिए थे। आपसे कोई पूछ ले कि आयरलैंड ने भी कहीं से लिए होंगे, तो आप ध्यान रखेंगे आयरलैंड ने वो कहाँ से लिए हैं, स्पेन से लिए हैं। आयरलैंड ने इसको स्पेन से लिया है, स्पेन के संविधान से। अब आप ये भी पूछ सकते हो स्पेन ने कहाँ से लिए? स्पेन ने खुद बनाए थे अपने देश की व्यवस्था के हिसाब से। ठीक है, तो ये बात हो गई। अब और बात क्या करते हैं? उल्लेख मैंने बता चुका हूँ मैं, संविधान के भाग 4 में है और इनका उल्लेख अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक है। ठीक है, ये गैर न्यायोचित प्रकृति के हैं। इस शब्द के ऊपर बहुत आपको जोर डालना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। इनकी जो प्रकृति है वो गैर न्यायोचित है, गैर न्यायोचित। इसका मतलब समझिए, अर्थात जब भी हमारे मूल अधिकारों का हनन होता था या जब भी राज्य हमारे मूल अधिकारों को लागू नहीं करता था, उस समय क्या होता था, हम लोग आर्टिकल 32 का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते थे और सुप्रीम कोर्ट में जाके शिकायत करते थे कि हमारे मूल अधिकारों को लागू नहीं किया जा रहा है, या फिर हमारे मूल अधिकार जो हमें मिले हुए हैं उनका उल्लंघन हो रहा है, उनको दबाने का प्रयास किया जा रहा है। तो हमारे पक्ष में कौन खड़ा होता था? न्यायपालिका, न्यायालय, अर्थात हमें न्याय मिल रहा था उचित तरीके से। ठीक है, जब भी मूल अधिकार लागू नहीं होंगे या मूल अधिकारों का उल्लंघन होगा, तो उस समय आर्टिकल 32 के तहत हमें मूल अधिकारों की रक्षा की जाएगी। कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट। लेकिन यहाँ लिखा हुआ गैर न्यायोचित प्रकृति के, अर्थात अगर राज्य इनको लागू नहीं करता है तो हम न्यायालय में नहीं जा सकते, अर्थात ये गैर न्यायोचित प्रकृति के हैं। एक बात और मीनिंग, अर्थात ये वाद योग्य नहीं है, वाद योग्य नहीं है, वाद योग्य नहीं है। ये वाद योग्य नहीं है, इसका मतलब इस पे सुप्रीम कोर्ट में इनके लागू ना होने पर हम वाद विवाद खड़ा नहीं कर सकते। ये बात क्लियर हुई। और डीपीएसपी के बारे में क्या है? डीपीएसपी मैंने कहा एक ऐसे समाज का निर्माण करना चाह रहे हैं जहां सामाजिक समानता हो, किसी प्रकार की आर्थिक या सामाजिक विषमता ना हो, सभी के साथ समान व्यवहार किया जाए। ठीक है, सभी लोग खुशहाल रहें, एक लोक कल्याणकारी राज्य है। तो वो तब संभव है जब हमारे यहाँ सामाजिक आर्थिक न्याय मिल सके लोगों को। ठीक है,
कहने का मतलब ये हुआ कि इसमें सामाजिक और आर्थिक हम न्याय दे सकें। समाज में कोई भी लोग ऊंच जात पात के आधार पर, ठीक है, कोई धर्म के आधार पर कोई भेदभाव ना हो, समाज में सब लोग बराबर हों। आर्थिक आधार पर कोई गरीबी अमीरी वाला जो चक्कर ना हो, सब लोगों को बराबर का दर्जा मिले। तो ऐसे इसको हम सामाजिक आर्थिक न्याय का प्रतीक मानते हैं। अब आपके मन में एक क्वेश्चन और उठना चाहिए कि हमने सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, 3 प्रकार के न्याय हमने कहीं और भी पढ़े थे। आपको ध्यान आ जाना चाहिए हमने कहाँ पढ़े थे। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का उल्लेख है, ध्यान रखना। तो उस सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय शब्द का उल्लेख संविधान की प्रस्तावना में भी है और यहाँ पर भी है। किसमें? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंदर भी है। इतनी बात समझ में आई आपको। उसके बाद में जब संविधान की आलोचना होती है, जब हमारे संविधान को क्रिटिसाइज किया जाता है, तो उस समय बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप हिंदुस्तानियों से कहते हैं कि आपके देश में गांधीवादी जो विचारधारा है उसको इतना मानते हैं, गांधी जी को इतना कुछ मानते हैं, लेकिन आपके संविधान में कहीं पर भी गांधी का कोई उल्लेख नहीं मिलता है। आलोचक जो ये बात कहते हैं वो सरासर गलत है। जब हम राज्य के नीति निर्देशक तत्व देखते हैं तो हमें गांधी के विचारों की साफ साफ झलक दिखाई पड़ती है। कैसे पड़ती है इसको जान लीजिए। आर्टिकल 40 लिखा हुआ है जिसके अंदर ग्राम पंचायतों की बात हुई है, ठीक है, जिसके अंदर ग्राम स्वराज्य की बात है, ठीक है। आर्टिकल 43 में कुटीर उद्योगों की बात हुई है। आर्टिकल 47 में मादक पदार्थों पर बैन लगाने की, उनको ख़त्म करने की, शराब वगैरह को बंद करने की बात कही हुई है। तो ये सारी बातें जो हमने पढ़ी, ये किसका सपना था? ये गांधी जी का सपना था। गांधी जी ये चाहते थे कि गांवों के अंदर भी खुद की सरकार बने, अर्थात गांवों का खुद का राज्य हो। तो ये पंच सरपंच जो बनते हैं वो ग्राम स्वराज्य की अवधारणा है। अनुच्छेद 40 में लिखा हुआ है कि ग्राम स्वराज्य होना चाहिए, गाँवों की खुद का राज्य होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद गांधी जी हमेशा छोटे छोटे उद्योगों को बढ़ावा देते थे। आपको पता होगा वो चरखा चला करके सूत काटते थे। इसका मतलब कि वो छोटे छोटे लघु उद्योगों को बढ़ावा देते थे। तो आर्टिकल 43 में यही तो बात लिखी हुई है कि हमें लघु और कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना चाहिए। गांधी जी बिल्कुल शराब और मादक पदार्थों के सेवन के विरुद्ध थे। तो आर्टिकल 47 में ये बात कही हुई है कि मादक पदार्थों के ऊपर हमें बैन लगाना चाहिए। आर्टिकल 48 की अगर मैं बात यहाँ आपको बता दूँ, आर्टिकल 48 में भी क्या लिखा हुआ है कि भाई गौ हत्या नहीं होनी चाहिए। गौ हत्या या पशु बलि जो है वो नहीं होनी चाहिए। जो पहले के टाइम पे क्या था, पशुओं की बलि चढ़ती थी, ठीक है, वो नहीं होना चाहिए। तो ये सारे विचार जो हैं वो गांधी जी के तो हैं। तो आलोचक जो ये बात कहते हैं कि आपके संविधान में कहीं पर भी गांधी की विचारधारा नहीं मिलती है, तो ये सरासर गलत बात है। आप राज्य के नीति निर्देशक तत्व पढ़िए, आपको साफ साफ तौर पे गांधी जी के विचार वहाँ पे झलकते हुए दिखाई पड़ेंगे। बात समझ में आ गई? अब मैं आपको थोड़ा और बताता हूँ। हमारी संविधान सभा में संवैधानिक संविधान सभा के सलाहकार थे, और वो सलाहकार कौन थे? वो थे बी.एन. राव। ये बी.एन. राव ही सही मायने में, बी.एन. राव ने ही राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की जो अवधारणा थी वो उसको संविधान में जोड़ने का प्रयास किया। ये कहते थे कि एक्चुअल में जो हमारे मूल अधिकार हैं उनसे मानव का विकास हो सकता है, आम जनता की भलाई हो सकती है। एक जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं उनसे भलाई हो सकती है। लेकिन अब कन्फ्यूजन वाली बात यह है कि मूल अधिकारों को तो लागू राज्य को करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 32 के तहत ये उसकी मजबूरी है राज्य की। लेकिन इनको बी.एन. राव ने कहा कि इनको लागू करना अभी ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें वो सब बातें लिखी हुई है कि भाई हम वृद्धावस्था के लोगों को पेंशन देंगे, जो विकलांग हैं उनके लिए हम पेंशन की व्यवस्था करेंगे, हम सभी के लिए फ्री में शिक्षा उपलब्ध कराएंगे। तो इसमें सारी बातें खर्चे वाले लिखी हुई हैं। और जब देश आज़ाद हुआ उस समय पैसे की बड़ी तंगी थी, आर्थिक संकट देश के ऊपर था, अभी अभी देश नया बना था, तो उस समय पैसे की कमी थी। तो हम इन चीज़ों को लागू नहीं करना चाहते थे, लागू करना चाहते थे लेकिन हमारी मजबूरी थी, हम इनको लागू करें कैसे? ठीक है, अगर लागू करें तो हमारे पास अभी बहुत सारी चीज़ें, देखिए जैसे कि सामाजिक समानता की बात कर रहे हैं, तो उस समय जात पात का चक्कर बहुत हावी था देश के ऊपर। तो उस समय हम ऊंची नीची जात को सबको बराबर करें, सबको एक साथ करें, तो उस समय पॉसिबल नहीं था, उस समय हालात ऐसे थे। दूसरी बात, उस समय जो ये सारा काम था, अधिकतर मामला सारा पैसे का समस्या था। फ्री में एजुकेशन देनी है तो पैसे लगेंगे, आपको पेंशन देनी है पैसे लगेंगे, विकलांगों के लिए आपको कुछ विशेष सुविधाएं देनी है तो पैसे लगेंगे। लेकिन उस समय पैसे का अभाव था। तो उस समय बी.एन. राव ने सुझाव दिया अभी आप इनको गैर न्यायोचित प्रकृति के रखो, अर्थात अभी इनको लागू नहीं करते, जैसे जैसे हमारा देश संभलेगा, थोड़ी सही स्थिति में आएगा, धीरे धीरे इनको लागू कर देंगे। लेकिन मूल अधिकार को अभी लागू करना पड़ेगा। मूल अधिकार तो कहने का मतलब जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं वो भी एक प्रकार के अधिकार ही हैं।
लेकिन अंतर ये है कि ये वाद योग्य नहीं है, अर्थात सुप्रीम कोर्ट इनको लागू नहीं करवा सकता। सुप्रीम कोर्ट राज्य के ऊपर इनको लागू करने के लिए दबाव नहीं डाल सकता, जबकि मूल अधिकारों को लागू करने के लिए दबाव डाला जा सकता है। नहीं, डालना पड़ेगा। आर्टिकल 32 के तहत दबाव डाला जाएगा। ये बात क्लियर हुई? तो ये आपको समझ में आया। अब बात कर लेते हैं इनका उल्लेख कहाँ है। उल्लेख हमने पढ़ा कि भाग 4 में है, संविधान के भाग 4 में इनका उल्लेख मिलता है, और अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक में इनका संपूर्ण उल्लेख मिलता है। तो अब हम जान लेते हैं कि भाई इसमें कौन कौन से अनुच्छेद में क्या क्या बातें लिखी हुई हैं। बात क्लियर है? अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक में वर्णन मिलता है। अनुच्छेद 36 में क्या लिखा हुआ है, वहीं से शुरुआत करते हैं। अनुच्छेद 36 में लिखा हुआ है राज्य शब्द की परिभाषा। क्यों? राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जो निदेशक तत्व हैं वो किसके हैं? राज्य के। तो हमें सबसे पहले ये तो पता होना चाहिए कि राज्य है क्या। ये हरियाणा, यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल, इन राज्यों की बात हो रही है या देश की बात हो रही है? राज्य शब्द का मीनिंग क्या है सही मायने में? तो राज्य शब्द की परिभाषा दी हुई है अनुच्छेद 36 में, क्योंकि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में हमने सबसे पहले पढ़ा कि राज्य जब भी नियम बनाएगा, कानून बनाएगा, कोई योजना बनाएगा, तो वो इन तत्वों को ध्यान में रखेगा। राज्य ये करेगा, राज्य बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा देगा, राज्य विकलांगों के लिए पेंशन उपलब्ध करवाएगा, राज्य सभी की खुशहाली चाहेगा, राज्य भेदभाव को मिटाएगा। राज्य 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 कितनी बार शब्द आया, तो ये पता होना चाहिए राज्य है क्या। तो राज्य क्या है, उसका उल्लेख कहाँ है? अनुच्छेद 36 में उल्लेख है। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? अनुच्छेद 36 कहता है राज्य शब्द की परिभाषा क्या है। ठीक है, आपको ध्यान आना चाहिए। जब हमने मूल अधिकार शुरू किए थे, मूल अधिकार जब हमने शुरू किए थे, उस समय आपको ध्यान होना चाहिए हमने आर्टिकल 12 से शुरुआत की थी, और आर्टिकल 12 में भी सेम बात लिखी हुई थी। आर्टिकल 12 के अंदर भी राज्य शब्द की परिभाषा थी। तो जो आर्टिकल 12 में राज्य शब्द की परिभाषा है, वही परिभाषा अनुच्छेद 36 में भी है, क्योंकि वहाँ भी राज्य शब्द का उल्लेख है, यहाँ भी राज्य शब्द का उल्लेख है। तो अनुच्छेद 36 साफ साफ शब्दों में आपको बताता हूँ, इसमें क्या है? अनुच्छेद 36 के अंदर राज्य शब्द की परिभाषा है। राज्य मतलब कोई भी एक ऐसी संस्था जो अपने पैसे से काम कर रही है, और जो जिसके अंडर में कोई एरिया आ रहा है, ठीक है, और उस एरिया में वो नियम कानून बना रही है। जैसे कि केंद्र सरकार पूरे भारत देश के ऊपर उसका क्या है? शासन प्रणाली करती है, वो शासन करती है, पूरे भारत के ऊपर उसका कंट्रोल है। जो संसद में नियम बनाएगी केंद्र सरकार, वो नियम मानने पड़ेंगे, ठीक है, अगर वो सही प्रकृति के हैं तो। राज्य सरकारें, राज्य सरकार के ऊपर पूरे राज्य के अंदर जो कानून बनाने की जिम्मेदारी वो राज्य सरकारों की है। तो इसमें केंद्र सरकार, राज्य सरकार, ये भी क्या है? राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आती हैं। राज्य निधि से पोषित संस्थाएं, ऐसी संस्थाएं जिसको गवर्नमेंट चला रही है, चाहे कोई गवर्नमेंट स्कूल हो, चाहे कोई गवर्नमेंट कंपनी हो, चाहे कोई गवर्नमेंट संस्था हो। कहने का मतलब जिसको जो निधि, जो फंड मिल रहा है, जो पैसा मिल रहा है, वो कहाँ से मिल रहा है? राज्य सरकार से मिल रहा है, अर्थात सरकार से मिल रहा है, राज्य से मिल रहा है। वो संस्थाएं भी राज्य हैं। दूसरी बात, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम की जो पब्लिक प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है, चाहे वो LIC कंपनी हो, चाहे भेल कंपनी हो, जितनी भी उपक्रम हैं, जो भी हैं, जो सरकारी चीज़ है। तो कहने का मतलब सरकार से संबंधित जितनी भी जो चीज़ें हैं, चाहे वो सरकार से वित्तीय सहायता प्राप्त कर रहे हैं, चाहे वो सरकार से पोषित संस्थाएं हैं, चाहे वो खुद सरकार है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, वो सब किसकी परिभाषा के अंतर्गत आएगा? वो सारा का सारा अनुच्छेद 36 के अंदर राज्य शब्द की परिभाषा के अंतर्गत आएगा। आप कहोगे क्या आर्टिकल 12 में भी सेम बात लिखी हुई है? डिक्टो। अनुच्छेद 36 में भी वही बात लिखी हुई है जो अनुच्छेद 12 में है। और ध्यान करना मेरे शब्दों पे, अनुच्छेद 36 में ये भी लिखा हुआ है कि आर्टिकल 12 में जो राज्य शब्द की परिभाषा है, वही तो अनुच्छेद 36 में है। बात क्लियर हो गई? अब देखिए अगले अनुच्छेद की बात करते हैं। अगले अनुच्छेद की हम लोग जब बात करें तो अगले अनुच्छेद की हम बात करते हैं 37 की। 37 में क्या लिखा हुआ है? 37 में ये बात लिखा हुआ है कि जो DPSP हैं, जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, उनकी जो प्रकृति है वो प्रकृति गैर न्यायोचित प्रकृति की है, अर्थात वो वाद योग्य नहीं है। मतलब समझना कि अगर ये सरकार के ऊपर डिपेंड करता है कि वो उनको लागू करे या ना करे। अगर सरकार इन निदेशक तत्वों को लागू नहीं करती है तो हम इसके लिए, इनको लागू करवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में, किसी भी न्यायालय में नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि ये वाद योग्य नहीं है, इन पे वाद नहीं हो सकता है। बात समझ आई? जब वाद नहीं हो सकता तो इसलिए हम एक बात और, एक शब्द हमने पढ़ा था, इनकी जो प्रकृति है वो कैसी है? इनकी प्रकृति है गैर न्यायोचित प्रकृति। ये गैर न्यायोचित प्रकृति के हैं। क्लियर हुई बात? इनकी प्रकृति कैसी होगी? गैर न्यायोचित। उसके बाद में देखिए एक बात और, राज्य जब भी नीति बनाएगा, राज्य जब भी कानून बनाएगा, तो उस समय इनको ध्यान में रखेगा,
इनको नज़रअंदाज नहीं करेगा, इनको ध्यान में रखते हुए कोई कानून बनाएगा। राज्य ध्यान रखेगा कि मुझे पूरे देश के लोगों का या पूरे राज्य के लोगों का भला करना है। राज्य ध्यान में रखेगा किसी के साथ भेदभाव ना हो। राज्य सुनिश्चित करेगा कि सभी के साथ आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक समानता स्थापित हो। तो इनको ध्यान में रखेगा, ये बात भी अनुच्छेद 37 में लिखी हुई है जो यहाँ है। बात क्लियर हुई? अगली बात करते हैं। तो अब अगला अनुच्छेद पढ़ते हैं। अगला जो अनुच्छेद है डीपीएसपी के अंतर्गत वो है अनुच्छेद 38। अनुच्छेद 38 क्या कहता है? अनुच्छेद 38 में बात लिखी हुई है कि राज्य ऐसा प्रयास करेगा जिससे कि लोगों में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय मिल सके और सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से उनके साथ कोई असमानता ना हो, कोई भेदभाव ना हो। 3 शब्दों पे विशेष से आपको ध्यान देना है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। और एक बात और भी ध्यान रखने वाली बात ये है, यहाँ जो ये बात अनुच्छेद 38 में लिखी हुई है सेम वैसी ही बात आपको प्रस्तावना में भी देखने के लिए मिलती है। एक बात क्लियर हो गई? आगे देखिए, अब हम चलते हैं अनुच्छेद 39 पे, अनुच्छेद 39 पे। मैं आपसे ये कहूँ कि डीपीएसपी में सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद अगर कोई है तो मैं आपको ये कहूँगा अनुच्छेद 39 जो है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसके कई पार्ट हैं, ठीक है, इसके कई पार्ट्स बने हुए हैं। हमने इसको लगभग 5-6 पार्ट्स में, इसमें अलग अलग सेक्शन में, अलग अलग हिस्से में अलग अलग बातें लिखी हुई हैं। इसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। देखिए, अनुच्छेद 39 का जो ए पार्ट है, ध्यान रखो यहाँ स्मॉल ए है। मैं आगे आपको कैपिटल ए भी अलग से पढ़ाऊंगा जिसको हमने संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा है। 39 ए, कैपिटल ए, या फिर आप 39 क्या बोल सकते हो उसको हिंदी में। यहाँ पे ये स्मॉल ए बी सी डी इसके पार्ट बने हुए हैं। जो कैपिटल ए लिखूंगा उसको हमने संविधान संशोधन से जोड़ा है, कुछ अलग से बात उसमें कुछ ऐड की है। बात क्लियर हुई? चलिए देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है। पहली बात, अनुच्छेद 39 का पहला भाग ये कहता है, ये ए पार्ट, कि पुरुष और महिलाओं को रोजगार के समान अवसर में दिए जाएंगे। जब भी कोई वैकेंसी गवर्नमेंट निकालेगी, जब भी कोई वैकेंसीज सरकार निकालेगी तो उसमें पुरुषों के लिए भी मौका मिलेगा, महिलाओं के लिए भी मिलेगा। ऐसा नहीं होगा केवल पुरुषों की वो भर्ती हो, दोनों को समान अवसर दिए जाएंगे, दोनों को बराबर के मौके दिए जाएंगे। बात समझ में आई? इसका मतलब आपको ये समझ जाना चाहिए कि यहाँ हम लिंग के आधार पर भेदभाव को खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं। आपने पढ़ा था आर्टिकल 15 में लिखा हुआ था कि हम धर्म, जाति, लिंग, मूल वंश, उसमें एक लिंग शब्द आया था कि हम लिंग के आधार पर, अर्थात पुरुष और महिलाओं में हम लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं करेंगे, सभी को बराबरी का मौका देंगे। यहाँ भी तो वही बात नजर आ रही है आपको। अगला भाग देखिए 39B। 39B और 39C, ये 2 पार्ट ऐसे हैं, चाहे आपको आर्टिकल 39 सारा याद हो या ना हो, लेकिन मेरी आपसे गुजारिश है कि 39B और 39C दोनों आपको बिल्कुल कंठस्थ याद हो जानी चाहिए, क्योंकि ये एक मर्म है। ये मूल अधिकारों के साथ क्लैश करेगा। मूल अधिकारों के साथ इनकी जब लड़ाई होगी तो उसमें ये चीज़ जीतती हुई नजर आएगी। और मूल अधिकार अपने आप में इतनी बड़ी चीज़ है, अगर कोई चीज़ मूल अधिकारों को भी हरा रही है, इसका मतलब ये पावरफुल चीज़ होगी भाई। तो ये पावरफुल चीज़ तो हमें कम से कम याद कर लेनी चाहिए इतनी तो, ठीक है। 39B में क्या लिखा हुआ है? राज्य भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण, जो हमारे भौतिक संसाधन है, हमारे पास ज़मीन है, पेड़, पहाड़, ठीक है, जो भौतिक हमें फिजिकल जो चीज़ें हमें नज़र आ रही हैं, वो भौतिक संसाधन जो देश के पास में है, जो संपत्ति के रूप में देश में है, उनका स्वामित्व, कि उनका मालिकाना हक किसको दें और उनका नियंत्रण, उनका कंट्रोल कैसे करें, इस प्रकार करेगा कि सभी का कल्याण हो। हम इस प्रकार से बांटेंगे चीज़ों को कि जिससे सभी की भलाई हो। देखो, हमने जमींदारी प्रथा को ख़त्म किया। जमींदारी प्रथा में क्या था? पहले एक आदमी के पास बहुत सारी ज़मीन होती थी, 100 बीघा, 1000 बीघा, 10,000 बीघा, और बाकी के किसान उसमें खेती कर रहे थे, उनके पास कुछ नहीं होता था, वो केवल मजदूरी कर रहे थे, उनको उचित मजदूरी भी नहीं मिल पाती थी। तो ये तो अन्याय हुआ। तो हमने ऐसी व्यवस्था की है इसमें कि हम भौतिक संसाधनों को ऐसे बांटें कि सभी का भला हो जाए। क्यों ना जमींदारी वाली प्रथा को ख़त्म करके उस ज़मीन को हम सभी में बांट दें, तो सभी का भला हो जाएगा, ठीक है। तो लेकिन जमींदारी प्रथा जब हमने ख़त्म की तो संपत्ति का अधिकार एक मूल अधिकार था, उसने अड़चनें पैदा की। भौतिक संसाधन हमारे पास में है, उनको हम किस प्रकार से बांटें कि भाई सबका भला हो। मैं याद करने का जो अपना मेरा खुद का तरीका है, मैं बी से भौतिक, B फॉर भौतिक याद रखता हूँ। 39B में भौतिक संसाधन की बात हो रही है, C में
इकोनॉमी की बात हो रही है, ठीक है। इकोनॉमी की, सी में इकोनॉमी की बात हो रही है, वहाँ भी सी आ रहा है इकोनॉमी, ठीक है। तो इसमें क्या है, सी में ये लिखा हुआ है अर्थव्यवस्था व आर्थिक संसाधनों का प्रबंधन इस प्रकार करेगा कि सभी का भला हो जाए, अहितकारी संकेंद्रण ना हो। एक एक शब्द को समझना है। लिखा हुआ है राज्य अर्थव्यवस्था अर्थात पैसे का जो मामला है, अर्थव्यवस्था, और आर्थिक संसाधन जहाँ से पैसा आ रहा है, जो उत्पादन के और जो अर्थव्यवस्था के संसाधन है, उनका प्रबंधन, उनको मैनेज ऐसे करेगा, उनकी व्यवस्था इस प्रकार से सेट करेगा कि अहितकारी संकेंद्रण ना हो। अहितकारी मतलब जिससे हित ना हो, जिससे भलाई ना हो। संकेंद्रण के किसी एक आदमी के पास इकट्ठा हो जाना, ठीक है। जो पूंजीपति अर्थव्यवस्था होती है उसमें पूंजीपति के पास में सारा पैसा होता है, जिसकी पूंजी है, जिसका पैसा है, ठीक है। तो बाकी जनता के पास नहीं होता। समाजवाद में क्या, समाजवाद ये कहता है, पूंजीवाद ये कहता है कि भाई एक आदमी के पास में सारा पैसा हो, चुनिंदा लोगों के पास। समाजवाद सभी के पास पैसा हो। तो इसमें पूंजीवाद का ये कहीं ना कहीं विरोध है। इसमें कह रहा है कि भाई अहितकारी संकेंद्रण है, मतलब एक आदमी के पास इकट्ठा ना हो, सबको बराबर बराबर मिले ताकि सबका भला हो जाए। बी और सी। अब डी क्या कह रहा है, पुरुष और महिलाओं को समान कार्य हेतु समान वेतन मिलेगा, ठीक है। मान के चलो किसी ऑफिस में कंप्यूटर ऑपरेटर की पोस्ट निकली हुई है और कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए पुरुष को वेतन मिल रहा है 25,000 और महिला को उसी पोस्ट के लिए वेतन मिल रहा है 15,000। तो ये गलत हुआ। अगर आप समान काम करवा रहे हो तो उनको वेतन भी समान दो। पुरुष के लिए 10,000 है, महिला के लिए भी 10,000 होना चाहिए, समान मिलना चाहिए। अगली बात देखिए, ई पार्ट, राज्य सुनिश्चित करेगा कि महिलाओं और बच्चों से कोई ऐसा काम ना करवाया जाए जो उसकी उम्र के और उसके सामर्थ्य के वो अनुरूप ना हो। अर्थात महिलाओं से ऐसा काम मत करवाओ कि जो बहुत ज़्यादा वजनदार काम हो, फैक्ट्रियों में बहुत ज़्यादा कोई लोहे का काम हो या कोई वजनदार काम हो, उनके शरीर के अनुरूप ना हो, उनकी जो सामर्थ्य है, जो काम करने की कैपेसिटी है उसके अनुरूप ना हो। बच्चों से ऐसा काम नहीं करवाया जाए। ये तो हमने, जब हम बाल श्रम का विरोध करते हैं तो बाल श्रम के अंतर्गत भी शोषण के विरुद्ध अधिकारों में भी हमने ये पढ़ा है। कहने का तात्पर्य ये है कि महिलाओं और बच्चों से ऐसे व्यवहार करो, ऐसा काम करवाया जाए, अगर करवाया जाता भी है तो पहली बात तो करवानी नहीं चाहिए बच्चों से, तो खासकर ऐसा काम करवाएं जो उनकी उम्र के हिसाब से ठीक हो और उनके सामर्थ्य के हिसाब से ठीक हो। अगली बात एफ में लिखा हुआ है राज्य बच्चों को स्वस्थ वातावरण उपलब्ध करवाएगा। राज्य का ये नैतिक दायित्व है, ये कर्तव्य है कि वो एक ऐसा माहौल दे बच्चों के लिए ताकि बच्चे अपना मानसिक, शारीरिक, नैतिक जो भी विकास के आयाम होते हैं, 8 प्रकार के आयाम होते हैं, वो भली प्रकार से अपना विकास कर सके बच्चा। तो ये बात क्लियर हुई आपकी। अब देखिए, अब ये 39वां हमने पढ़ा। अब क्या है, 39 नंबर का जो आर्टिकल था उसमें संविधान में 42वां जब संविधान संशोधन हुआ, और 42वां संविधान संशोधन का हुआ था 1976 में, तो उसमें 39 में हमने एक चीज़ और जोड़ दी और वो उसका नाम दिया 39A। यानी 39 में हमने कैपिटल ए नाम का भाग और जोड़ा है, अलग से जोड़ा है, मूल संविधान में नहीं है, 1976 में 42वें संविधान संशोधन से। तो इसमें क्या जोड़ा, इसमें हमने जोड़ा निशुल्क न्याय एवं विधिक सहायता, कि हम फ्री में कानूनी सहायता उपलब्ध कराएंगे। देखिए कई बार क्या होता है, मान के चलो कोई झगड़ा फसाद हुआ है कुछ, उसमें एक अमीर आदमी है, उसका झगड़ा किसी गरीब आदमी से हुआ है, तो अमीर आदमी के पास तो बहुत सारे ऑप्शन हैं, वो महंगे से महंगा वकील कर सकता है। गरीब आदमी क्या करेगा? इसका मतलब गरीब आदमी तो केस हारेगा। तो क्या इस हालात में राज्य उस गरीब आदमी के साथ न्याय कर पा रहा है? क्या उसको न्याय दिला पा रहा है? वो जहां बार बार बड़ी बड़ी बातें हमने संविधान में लिखी हुई है, प्रस्तावना में हमने लिखा है कि राजनीतिक न्याय देंगे, आर्थिक न्याय देंगे, लेकिन न्याय तो मिल ही नहीं पा रहा। इसका मतलब हमें कुछ बदलाव करना चाहिए। इसलिए 39 में जो 39 नंबर का जो अनुच्छेद है उसमें संविधान संशोधन किया गया 42वें नंबर का, और उसमें हमने एक 39A नाम का पार्ट जोड़ा और 39A में लिखी निशुल्क विधिक सहायता देना, निशुल्क न्याय प्रदान करना, फ्री में न्याय देना। इसके लिए क्या हुआ, इसके लिए आपने सुना होगा नलसा एक्ट, ठीक है, ये 1995 में बना था। नलसा क्या होता है? नलसा की फुल फॉर्म होती है नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट। इसका मतलब इसमें क्या है, इस एक्ट के द्वारा हम फ्री में वकील करते हैं गरीब आदमियों के लिए, जो बीपीएल परिवार के लोग हैं उनके लिए। ऐसे स्टेट लेवल पे ना ये सलसा हो जाएगा स्टेट लेवल के लिए। अगर आप एन की जगह पे ये एस लिख दोगे तो ये हो जाएगा सलसा, अर्थात स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी। ऐसी डलसा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो जाएगा,
डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी। तो इस एक्ट के माध्यम से हमने फ्री में वकील दिए गरीब आदमियों के लिए, तो हम निःशुल्क न्याय जो है प्रदान कर रहे हैं। आपको एक बात और बैकवर्ड जानी चाहिए। आर्टिकल 21 जब हमने पढ़ा था, आर्टिकल 21 में भी हमने ये कहा था, जहाँ जीवन जीने के अधिकार की विभिन्न विभिन्न व्याख्याएं की गई थी। तो उस जीवन जीने के अधिकार में भी ये हमारा अधिकार है कि हमें निःशुल्क कानूनी सहायता मिले। कौन देगा? राज्य का ये कर्तव्य बनता है कि राज्य पे प्रत्येक नागरिक को, देश के प्रत्येक नागरिक को निःशुल्क सहायता उपलब्ध कराए, कानूनी सहायता। हमने निःशुल्क शिक्षा दी है, ठीक है, तो हम निःशुल्क कानूनी सहायता भी उपलब्ध कराएं। मेरी बात क्लियर हुई आपको? ये बात आर्टिकल 39 से संबंधित है। ऐसा हुआ था कि संपत्ति का एक अधिकार था, और वो जो संपत्ति का अधिकार है उसका उल्लेख मिलता है आर्टिकल 31 में। पहले होता था ये, तो ये संपत्ति का अधिकार था, आर्टिकल 31 में उसका जिक्र था, और ये हमारा पहले एक मूल अधिकार होता था। अब क्या हुआ, जब भी राज्य ये कोशिश करता कि हम राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के माध्यम से 39B और C की प्राप्ति करना चाहे, राज्य चाहे कि भाई हम भौतिक संसाधनों को ऐसे बांट दें कि सबका भला हो जाए, राज्य चाहे कि हम आर्थिक संसाधनों को ऐसे बांट दें कि सबका भला हो जाए, तो राज्य चाह रहा है, सरकार ये चाह रही है कि हम इस प्रकार से बांट दें, जो 39B में जो बातें लिखी हुई है, हम सबका भला कर दें, हम सभी का कल्याण कर दें। लेकिन इसके लिए क्या करें? इसके लिए अगर वो ज़मीन लेता है तो ज़मीन ज़मींदारों की, और ज़मीन क्या है? संपत्ति है, और ज़मींदार का ये संपत्ति का अधिकार एक मूल अधिकार है। तो इसके लिए आपको ध्यान होगा 1951 में इस संपत्ति के अधिकार को ख़त्म करने के लिए हमने 2 पार्ट जोड़े। 31 के अंदर हमने जोड़ा 31A, एक हमने इसके अंदर जोड़ा 31B। 31A में हमने ये लिखा कि राज्य को ऐसा लगता है कि वो लोक हित में किसी ज़मीन का अधिग्रहण करे, तो लोक हित में सभी की भलाई के लिए तो वो ज़मीन का अधिग्रहण कर सकता है। 31B में ये लिखा कि अगर ऐसा कोई विवाद या ऐसा कोई मामला जो हमने 9वीं अनुसूची में डाल दिया है, ज़मीन से संबंधित या कोई अन्य विवाद, अन्य कोई भी मामला, कोई विषय, उसको कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। अब अगली बात आई, ये बात है 1971 की। और 1971 में ये पहले वाला है, ये फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, पहले वाला संविधान संशोधन 1951 में। ये है 25वें नंबर का संविधान संशोधन। 25वें नंबर का संविधान संशोधन हमने 1971 में किया, और हमने ये कहा कि अगर हम 39B और 39C के लक्ष्यों को प्राप्त करना चाहें, 39B में क्या लिखा हुआ है कि हम भौतिक संसाधनों को बांटें, सबका भला हो। C में हम आर्थिक संसाधनों को बांटें, सबका भला हो। अगर हम ये प्राप्त करना चाहें तो उससे दिक्कत क्या आती है? उससे दिक्कत ये आती है कि जिसकी भी हम संपत्ति लेते हैं सभी में बांटने के लिए, जिसके भी हम आर्थिक संसाधन लेते हैं सभी में बांटने के लिए, समस्या उससे ये आती है कि वो लोग आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 और आर्टिकल 31 का हवाला देते हैं। ये क्या है? DPSP, और ये क्या है? मूल अधिकार। वो कहते हैं आर्टिकल 14 में कानून के लिए सभी बराबर है, तो हमारे साथ जो है गैर कानूनी काम क्यों हो रहा है, हमारी संपत्ति क्यों हड़पी जा रही है। आर्टिकल 19 ये कहता है, आर्टिकल 19 के तहत वो लोग कहते हैं कि आर्टिकल 19 में स्वतंत्रता दी हुई है संपत्ति रखने की, तो आप हमसे संपत्ति क्यों ले रहे हो। आर्टिकल 31 ये कहता है कि संपत्ति का तो अधिकार है, आप हमारा अधिकार क्यों छीन रहे हो। लेकिन हमें ये लक्ष्य प्राप्त करना चाह रहा है राज्य, लेकिन ये चीज़ अड़चन डाल दी है। इसका मतलब इस DPSP की जो लड़ाई है इन मूल अधिकारों के साथ हो रही है। DPSP वर्सेस फंडामेंटल राइट, इनके साथ इनकी लड़ाई हो रही है। तो इस संविधान संशोधन किया गया, इसमें ये कहा गया कि भाई हम एक नया आर्टिकल जोड़ना चाह रहे हैं, और उस नए आर्टिकल का नाम यहाँ पर होगा 31C। ठीक है, ये 31C होगा। और 31C में क्या लिख दिया? 31C में ये लिख दिया, राज्य को ऐसा लगता है कि उसको भौतिक संसाधन और आर्थिक संसाधनों का वितरण करना है, सभी लोगों को बांटना है, सभी लोगों की भलाई करनी है, और उससे उस संसाधनों को बांटने से अगर किसी व्यक्ति की संपत्ति का, किसी व्यक्ति की विधिक अधिकार, विधि के समक्ष समानता, या फिर किसी की स्वतंत्रता अगर छिनती है, था ये 3 आर्टिकल उसके बीच में बाधा डालते हैं, तो उनको ख़त्म कर दो। समझना बात को ध्यान से। तो इस जगह पे ये चीज़ प्रभावी नहीं होगी, हम इसी को मान्यता ज़्यादा देंगे। 31C में ये बात लिखी गई। कहने का मतलब आप समझ पा रहे हैं कि 39B ज़्यादा हावी हो रहा है।
फंडामेंटल राइट पे, मूल अधिकारों की बजाय हमें 39 बी और सी की पावर ज़्यादा दिख रही है। क्यों? क्योंकि 31 सी में यही तो बात लिखी है। कंफ्यूज नहीं होना ये ABC के चक्कर में। सिंपल सी बात समझने का प्रयास करो। सिंपल सी बात है, ये 2 लक्ष्य हमें प्राप्त करने हैं। 2 लक्ष्य प्राप्त कर तो रहे हैं, लेकिन इसमें मूल अधिकार 14, 19, 31 बाधा डाल रहे हैं। तो क्या करें? संविधान में संशोधन किया गया, 31C जोड़ा गया, 31 में C जोड़ा गया। 31C में क्या लिखा कि अगर इन दोनों को प्राप्त करने में मूल अधिकार राह में रोड़ा बन रहे हैं तो राह में रोड़े को हटा दो, अर्थात मूल अधिकार प्रभावी नहीं होंगे। प्रभावी क्या होंगे? अपने DPSP, क्योंकि यहाँ सभी का भला हो रहा है, सभी की भलाई हम लोग चाह रहे हैं। तो ये ओवरऑल आपने पढ़ा आर्टिकल 39 के बारे में। देखिए अनुच्छेद 40 में लिखा हुआ है कि राज्य पंचायती राज्य संस्थाओं की स्थापना करेगा, उनको बढ़ावा देगा। अब ये आर्टिकल 40 से आपको ध्यान आना चाहिए, पंचायत शब्द का नाम आ रहा है और गांवों के अंदर गांव की खुद का स्थानीय स्वशासन हो, ग्राम स्वराज्य की स्थापना हो, ऐसा सपना था महात्मा गांधी का। तो ये गांधीवादी विचारों की झलक है अनुच्छेद 40 में। मैं 43 की जिक्र करूंगा, जब 43 में बताऊंगा किस तरीके से है। तो कहने का मतलब, इसमें जो पंचायती राज्य संस्थाओं की स्थापना हो रही है, सरपंच बन रहे हैं, पंच बन रहे हैं, ग्राम पंचायत के चुनाव हो रहे हैं, गाँव की खुद की सरकार बन रही है, अपना सरपंच बन रहा है, वो सारा इसके अंदर उल्लेख है अनुच्छेद 40 में। 41 में देखिए, 41 में क्या लिखा हुआ है? अनुच्छेद 41 में लिखा हुआ है कि कुछ दशाओं में, कुछ विशेष परिस्थितियों में, जैसे कि बुजुर्गों के लिए, कोई बीमार है उसके लिए, दिव्यांगजनों के लिए, बेरोजगारों के लिए, इन लोगों के लिए राज्य का ये कर्तव्य बनता है कि इन लोगों के लिए राज्य कुछ विशेष सुविधाएं उपलब्ध कराए, उनके लिए काम उपलब्ध कराए ताकि वो छोटा मोटा काम करके अपना गुजारा कर सकें, उनके लिए लोक सहायता, ठीक है, पब्लिक हेल्प, पब्लिक असिस्टेंस उनके लिए प्रोवाइड कराए, ठीक है, उनके लिए शिक्षा की व्यवस्था कराए। तो ये जो तीनों चीज़ें हैं, ये कुछ दिशाओं की बात हो रही है। काम उपलब्ध करवाना, शिक्षा प्रदान करना, लोक सहायता देना, किसके लिए? जो मजबूर हैं, एक्चुअल में जो मजबूर हैं, चाहे वो बेरोजगार है। आपने देखा होगा कि बेरोजगारी भत्ता वगैरह दिया जाता है, तो ये इसी के अंतर्गत तो है। दिव्यांगजनों को कुछ विशेष सुविधाएं मिलती हैं, कुछ विशेष उनको पेंशन वगैरह का प्रावधान किया हुआ है, ठीक है, उन्हें छोटा मोटा काम भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं, आजकल सरकार ऐसा प्रयास कर रही है। तो वो सब अनुच्छेद 41 के अंतर्गत की कहानी है, ठीक है। 42वां देखिए, 42वां क्या लिखा हुआ है? 42वां ये कह रहा है कि राज्य का ये दायित्व बनता है, ये कर्तव्य बनता है कि वो कार्यस्थल पर, कार्यस्थल मतलब वर्क प्लेस, जहाँ पर भी हम जॉब करते हैं, जहाँ पर भी हम लोग काम करते हैं, उस कार्यस्थल पर मानवोचित, संधि पढ़ी होगी हिंदी में आपने, मानव प्लस उचित, जो मानव के लिए, इंसान के लिए उचित हो, ऐसी जगह जहाँ पर इंसान आराम से काम कर सके, ऐसी दशाएं उपलब्ध करवाना, न्याय संगत, जो न्याय संगत हो, जो बिल्कुल ठीक हो, ठीक है, इस प्रकार की दशाएं उपलब्ध देना। जहां काम कर रहे हैं, चाहे वो महिला है, चाहे पुरुष है, चाहे बच्चा है, जो भी काम करने का स्थान है, उस पर ऐसा माहौल मिलना चाहिए, एक खुशनुमा माहौल मिलना चाहिए, एक अच्छा परिपक्व स्वस्थ माहौल मिलना चाहिए, ताकि खुशी खुशी काम कर सकें। ये राज्य का दायित्व बनता है कि इस प्रकार की व्यवस्था करें कि वहाँ अच्छा माहौल मिले काम करने के लिए, दशाएं अच्छी मिले वहाँ। और गर्भवती महिलाओं के लिए अवकाश देना, ठीक है, जब डिलीवरी आती है तो डिलीवरी के टाइम पे उनको छुट्टी मिलती है, ठीक है, और विद पेमेंट छुट्टी मिलती है उनको, ठीक है। प्रसूति सहायता देना, उनके लिए पैसे की व्यवस्था करना कि भाई जब डिलीवरी हो, डिलीवरी टाइम पे आपने देखा होगा कि आजकल आंगनवाड़ी वगैरह में जो गर्भवती महिलाएं होती हैं, तो आशा वर्कर वगैरह उनके नाम पूरा रिकॉर्ड उनका लिख करके ले जाती हैं, और सरकार की तरफ से जो भी पोषक पदार्थ, खाने पीने की चीज़ें या कुछ वैसी सहायता मिलती हैं। डिलीवरी होने के बाद लड़की के जन्म पर कुछ राज्यों में तो पैसे दिए जाते हैं, लड़की का जन्म होता है तो उस पर विशेष छूट दी जाती है। तो कहने का मतलब ये सारी चीज़ें उपलब्ध कराना। आर्टिकल 43 में क्या लिखा हुआ है? 43 में भी महात्मा गांधी के सपने को पूरे करने की बात हो रही है। 43 भी ये कहता है कि कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना, हमें जो छोटे छोटे उद्योग हैं उनको बढ़ावा देना चाहिए, और जीवन निर्वाह योग्य मजदूरी, कम से कम इतनी मजदूरी तो दो जिससे जीवन का निर्वाह हो सके, जिससे जीवन चल सके। एक एक्ट आया था, मिनिमम वेजेस एक्ट, वेजेस का मतलब होता है सैलरी, कि कम से कम न्यूनतम सैलरी इतनी दीजिए आप आदमी की काबिलियत के हिसाब से कि उसका गुजारा तो कम से कम हो सके। इस जो आर्टिकल ये 43 दिया हुआ है, इस आर्टिकल 43 में संशोधन हुए हैं, और संशोधन हुए हैं 2 बार। इसमें एक बार 42वां संशोधन किया गया, 42वें संविधान संशोधन से 1976 में हमने 43 के अंदर 43A पार्ट जोड़ दिया, ठीक है। फिर हुआ 97
2011 में 97वां संविधान संशोधन, उसमें हमने अनुच्छेद 43 में बी पार्ट जोड़ दिया। ए यहाँ जुड़ा 1976 में और बी जुड़ा 2011 में। ए जुड़ा 42वें संविधान संशोधन से, बी वाला जुड़ा 97वें संविधान संशोधन से। ध्यान से समझो बात को, क्या लिखा है। उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी, इसका मीनिंग समझो आप क्या कहना चाह रहे हैं। कहने का तात्पर्य, जब उद्योग है, जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं, उसमें यूनियन बनी हुई होती हैं, श्रमिकों की यूनियन, जैसे ना ऑटो चालकों की यूनियन होती है, ट्रक ड्राइवरों की यूनियन होती है। तो जो बड़े बड़ी कंपनीज़ हैं, बड़े बड़े जो उद्योग हैं, उनकी यूनियन होती है। वो यूनियन इसलिए बनी हुई है, और उन यूनियन जो बनी हुई हैं उनको सरकार ने प्राधिकृत कर रखा है, उनको सरकार ने मान्यता भी दी हुई है। कुछ रजिस्टर्ड यूनियन भी है, ट्रेड यूनियन, इनटेक यूनियन, बहुत सारी यूनियन होती हैं अलग अलग। सर्व कर्मचारी संघ, स्वास्थ्य कर्मचारी संघ, भारतीय मजदूर संघ, बहुत सारे ऐसे नाम आपने सुने होंगे यूनियन के। तो वो यूनियन क्या करती हैं, श्रमिकों की भागीदारी प्रबंधन, कि भाई उद्योगों का जो मैनेजमेंट है, इंडस्ट्री जो मैनेज कर रहे हैं वो किस तरीके से हो, इसमें जो श्रमिक, जो काम करने वाले जो लोग हैं उद्योगों में, वो भी अपने विचार उसमें रख सकें, वो भी ये जान सकें भाई किस तरीके से क्या मैनेजमेंट हो रहा है, ताकि उन लोगों की भी इन्वॉल्व उसके प्रबंधन में हो सके। बात समझ में आई। कहने का मतलब यहाँ भी यूनियन वाली बात हो रही है। 43B में क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर सहकारी संस्थाएं जो है, ठीक है, सहकारी समिति वगैरह बनी है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ वगैरह, उनको बढ़ावा देने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि किसान वर्ग को, मजदूर वर्ग को, गरीब लोगों को उसका फ़ायदा मिल सके। बात समझ में आई। अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता के बारे में कहा हुआ है। आपने सुना होगा, बड़ी चर्चा रही थी कुछ समय तक, यूनिफॉर्म सिविल कोड, जिसको यूसीसी। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो जिक्र है, वो समान नागरिक संहिता जो है वो अनुच्छेद 44 में जिक्र किया हुआ है। मैं अपना तरीका बताता हूँ। आप 36 से लेकर के 51 तक के जो अनुच्छेद पढ़ते हो, वो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत पढ़ते हो। उसमें 2 डिजिट सेम, अर्थात दोनों अंक समान कहाँ आते हैं, 36 से 51 तक के बीच में केवल 44 ही आता है। तो 44 में दोनों अंक समान है। समान पे क्या है, समान नागरिक संहिता है, ठीक है, यूनिफॉर्म सिविल कोड। अब ये है क्या, समान नागरिक संहिता का मतलब है, इसमें देश के समान जो नागरिक हैं, सारे के सारे, सभी नागरिकों को एक साथ समान माना जाएगा, ठीक है। ये नहीं कि मुस्लिम धर्म के कुछ लोग हैं तो उनके कुछ अलग से नियम हो, क्रिश्चियन हैं उनके अलग नियम हो, हिंदू बहुसंख्यक हैं तो उनके अलग नियम हो। नागरिक समान हैं, उनके नियम कानून उनके लिए, सभी के लिए समान होने चाहिए। धर्म के आधार पर या किसी विशेष वर्ग को विशेष महत्व देना नहीं चाहिए। तो उसकी बात जो है समान नागरिक संहिता के अंतर्गत आर्टिकल 44 में कही हुई है। 45 की बात कर लेते हैं। आर्टिकल 45 में क्या लिखा हुआ है, आर्टिकल 45 ये कहता है कि सभी बच्चों को 14 वर्ष की आयु पूरी करने तक, जब तक बच्चा 14 साल तक का नहीं हो जाता, तब तक उसको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देनी पड़ेगी। ये राज्य का कर्तव्य है कि वो सारे बच्चों को निःशुल्क, फ्री में और अनिवार्य, कंपलसरी एजुकेशन उनको प्रोवाइड कराए। लेकिन ये वाला जो था, शिक्षा एक ऐसा जटिल विषय है कि जिसके बिना किसी भी व्यक्ति का विकास संभव नहीं है। तो हमें ये महसूस हुआ समय के साथ साथ कि हमें शिक्षा को तो एक ऐसी जगह पे डालना चाहिए जहां उसको ब्लड प्रूफ जैकेट मिल जाए, अर्थात शिक्षा के ऊपर कोई प्रहार ना कर सके। तो ऐसा संविधान का कौन सा भाग है जहां उसको विशेष दर्जा मिल सकता है, हम कहेंगे मूल अधिकार, क्योंकि मूल अधिकारों को विशेष दर्जा है। मूल अधिकारों के खिलाफ कोई छेड़खानी होती है तो हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, हम उसके लिए रक्षक तैनात है सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के रूप में। तो हमने इसको उठा करके हमने थोड़ा चेंज किया और 86वें संविधान संशोधन द्वारा सन 2002 में हमने इसको अनुच्छेद 21A में डाल दिया, ठीक है, 21A में डाल दिया। अर्थात आर्टिकल 45 कहाँ आ रहा है, 45 आ रहा है नीति निर्देशक तत्वों में, और 21 कहाँ आ रहा है, 21 आ रहा है जीने के अधिकार में, ठीक है, अर्थात मूल अधिकारों में। तो हमने उसको मूल अधिकार बना दिया। शिक्षा को हमने मूल अधिकार के रूप में कब समाहित किया संविधान में, ध्यान रखेंगे 86वें संविधान संशोधन द्वारा सन 2002 में। मतलब समझो बात का क्या है, मतलब ये है सीधे सीधे तौर पे कि जो बात आर्टिकल 45 में पहले लिखी हुई थी उसको उठा करके हमने आर्टिकल 21A में डाल दिया। डालने के लिए कुछ चेंज करना पड़ेगा, स्थिति बदली है तो संविधान में संशोधन करना पड़ेगा, उसके लिए 86वां कर दिया। कब किया, 2002 में कर दिया। क्या लिखा हुआ है कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान करना होगा। इसमें है 6 से जो 14 साल तक की जो उम्र के बच्चे हैं उनके लिए ये राज्य का कर्तव्य है कि उनके लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रबंध करे, ठीक है, बात समझ। और ये बच्चों का मूल अधिकार है। अगर इस अधिकार को राज्य नहीं देता है तो इसके लिए कोर्ट में जाया जा सकता है। अब ये मामला वाद योग्य बन चुका है क्योंकि मूल अधिकार में आ चुका है।
बात क्लियर हो गई आपको? अब देखिए अनुच्छेद 46 क्या कहता है। 46 में भी कहीं ना कहीं शिक्षा की बात हो रही है। इसमें उनको लिए शिक्षा की बात हो रही है जो वंचित वर्ग हैं, जैसे अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां, समाज के पिछड़े हुए वर्ग, समाज के वंचित वर्ग, उन लोगों को भी शिक्षा दी जाए, ऐसा प्रावधान 46 जो है आपका आर्टिकल उसमें किया हुआ है। ठीक है, अब 47 की बात कर लेते हैं। 47 में मैं आपसे फिर दोबारा कहूँगा कि 47 में फिर से हमें वो झलक दिखाई पड़ेगी जो महात्मा गांधी जी चाहते थे, अर्थात ये गांधीवादी दर्शन का एक उदाहरण हो सकता है। गांधी जी चाहते थे कि देश के अंदर जो पेय पदार्थ, जो मादक पदार्थ जो आ रहे, जो नशीली दवाएं, जो नशा का जो प्रकोप बढ़ता हुआ जा रहा है, वो समाप्त होना चाहिए। तो आर्टिकल 47 के अंतर्गत हमने ये व्यवस्था सुनिश्चित की है कि ये राज्य का दायित्व होगा, ये राज्य को व्यवस्था सुनिश्चित करनी पड़ेगी कि वो नशीली दवाओं, मादक पेय पदार्थ, शराब, ड्रग्स, जितनी भी जो चीज़ें हैं हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं, उनके ऊपर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाए, उनको बैन करें। तो जो नशे वाली जो चीज़ है, आप देखा आपने बिहार राज्य में क्या है, शराबबंदी थी, तो बिहार राज्य में जो शराबबंदी हुई उसका आधार आर्टिकल 47 ही तो बना। आर्टिकल 47 में ही तो लिखा हुआ है कि आप शराबबंदी कर सकते हो। किसी भी राज्य में, किसी भी क्षेत्र विशेष में अगर शराबबंदी होती है, नशीले या मादक पदार्थों का सेवन बंद करती है गवर्नमेंट, तो जो आधार होता है उसका ये नीति निर्देशक तत्व ही है। बात समझ में आई? आपको ध्यान आया? अब अगली बात करते हैं आर्टिकल 48 में क्या लिखा है, अर्थात आर्टिकल 48 में क्या लिखा हुआ है। अनुच्छेद 48 क्या कहता है? अनुच्छेद 48 में कृषि और पशुपालन में हम एडवांस टेक्नोलॉजी का प्रयोग करें। जो हम पशु पालते हैं, ठीक है, हम पशु रखते हैं, और जो हम खेती बाड़ी करते हैं, तो वो खेती बाड़ी में हम उन्नत किस्म के बीजों का प्रयोग करें। आजकल की जो टेक्नोलॉजी चल रही है, अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजी की, उसमें ट्रैक्टर, मशीन, हैरो, जो हम उपकरण यूज़ करते हैं कृषि में सामान्यतः, वो अच्छी टेक्नोलॉजी के और एडवांस टेक्नोलॉजी के हम यूज़ करें, वो कहता है आर्टिकल 48। अब ध्यान करो, जहाँ कृषि है, जहाँ पशुपालन है, जहाँ कृषि है वहाँ पशुपालन भी होगा। देखा होगा आपने कि गाँव के लोग खेती करते हैं तो वो पशु भी पालते हैं। ठीक है, तो इसमें पशुपालन के साथ साथ में ये भी याद रखेंगे कि पशुपालन के साथ साथ जो पशुओं की बलि दी जाती थी पुराने टाइम में, तो उसके ऊपर भी रोक लगाने की बात कर रहा है। ये कहता है कि पशुओं की बलि नहीं होनी चाहिए, वो भी एक किस्म की जीव हत्या है। ठीक है, वो जीव हत्या नहीं होनी चाहिए। दुधारू पशु, खास करके गाय, बछड़ा, भैंस वगैरह जो दुधारू पशु हैं, उनका वध नहीं होना चाहिए। और उनकी नस्लों में सुधार, हम जहाँ खेती बाड़ी में नस्ल सुधार रहे हैं, फसलों की नस्ल को सुधार रहे हैं, किस्म सुधार रहे हैं उनकी फसलों की, वहीं हमें चाहिए कि हम पशुओं की नस्लों में भी सुधार करें। इस आर्टिकल 48 में हमने कृषि देख लिया, हमने पशुपालन देख लिया। इसी से मिलता जुलता एक शब्द और आता है पर्यावरण के बारे में या फिर वन्य जीवों के बारे में। तो पर्यावरण और वन्य जीव के बारे में इसमें हमने चीज़ें ऐड की 42वें संविधान संशोधन से। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा हमने इससे 48 में 48A पार्ट जोड़ दिया, और 48A पार्ट में हमने लिखा कि हमें पर्यावरण का संरक्षण करना चाहिए, अर्थात राज्य ऐसी व्यवस्था करेगा कि पर्यावरण का संरक्षण हो, क्योंकि नीति निर्देशक तत्व राज्य के हैं। ठीक है, तो राज्य ऐसी व्यवस्था करेगा कि पर्यावरण का संरक्षण हो। और दूसरी बात, और वन तथा वन्य जीव, अर्थात वन और वन में रहने वाले जो जीव हैं, वन्य जीव हैं जो, ठीक है, जितने भी वाइल्ड लाइफ है, वन्य जीव हैं, तो उनका भी संरक्षण हो, उनकी भी रक्षा सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। कौन? राज्य करेगा। ठीक है, अब ध्यान रखने योग्य बात फिर से एक आएगी कि जो चीज़ आपने यहाँ आर्टिकल 48A में जो पढ़ी है, सेम की सेम टू सेम चीज़ आप मूल कर्तव्य में जो हमने 51A में पढ़े हैं, ठीक है, और 51A का जो 7वां पॉइंट है, ठीक है, 51A 7वां पॉइंट, 51A 7वां जो पॉइंट है, उसमें भी यही बात लिखी हुई है कि हमें पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए, पर्यावरण का ये हमारा कर्तव्य है। वहाँ कर्तव्य की भाषा में लिख दी कि ये हमारा कर्तव्य बनता है कि हमें पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए, वन्य जीवों की सुरक्षा करनी चाहिए। और यहाँ ये राज्य का कर्तव्य है कि वो पर्यावरण की सुरक्षा को सुनिश्चित करे। तो मूल कर्तव्य में भी यही चीज़ है, सेम चीज़ वही है। ऐसे ही आपने देखा होगा आर्टिकल 38 में लिखा होगा सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय मिलना चाहिए लोगों को, और वही चीज़ कहाँ थी? प्रस्तावना के अंदर भी थी। ठीक, उसके बाद में आर्टिकल 49 पढ़ते हैं। आर्टिकल 49 में क्या लिखा हुआ है? 49 ये कहता है कि जो राष्ट्रीय महत्व के स्मारक हैं, जैसे कि ताजमहल हो गया, इंडिया गेट है, ठीक है, कुतुब मीनार है, ठीक है, कोणार्क सूर्य मंदिर, मतलब ऐसी इमारतें, ऐसी भव्य चीज़ें जो हमारे इतिहास को दिखाती हैं, हमारे इतिहास के बैकग्राउंड को दिखाती हैं, जो गौरवशाली गाथा हमारे इतिहास की रही है उसको प्रदर्शित करती हैं, जो जिनका राष्ट्रीय महत्व है, जिनका अपने आप में एक नेशनल लेवल पर वैल्यू है,
जिससे हमारी पहचान जुड़ी हुई है। चाहे वो जगह हो, चाहे कोई वो वस्तु हो, ठीक है। आप आगरा गए ताजमहल देखने के लिए, आपने देखो कितनी सारी सिक्योरिटी है वहाँ पे, आपको टिकट लेनी पड़ती है, प्रॉपर तरीके से वहाँ देख लें, वहाँ संरक्षण है, उसको प्रोटेक्ट किया हुआ है, समय समय पर उनके काम भी उनमें होते हैं। अगली बात, आर्टिकल 50 क्या कहता है? आर्टिकल 50 का मतलब कि कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण। मतलब ध्यान से समझना, दो चीज़ें मैंने कही, एक मैंने शब्द यूज़ किया कार्यपालिका, एक मैंने शब्द यूज़ किया है न्यायपालिका। कार्यपालिका का मतलब, कार्यपालिका का मतलब सरकार। आप समझने के लिए याद लिख लीजिए, ये क्या है? सरकार। और न्यायपालिका मतलब कोर्ट। अर्थात सरकार जो भी काम कर रही है उस पर कोर्ट बार बार दखलंदाजी नहीं देगा कि आपने ऐसा क्यों किया, अगर कोई विवाद नहीं है नॉर्मल केस में। कोर्ट को कुछ काम कर रहा है तो सरकार उसको रोकेगी नहीं कि भी आपने ऐसा फैसला क्यों सुनाया, हमारे खिलाफ फैसला। कहने का मतलब सरकार अपना काम अलग करेगी, कोर्ट अपना काम अलग करेगा। अगर दोनों के मध्य कोई विवाद होता है किसी बात को लेकर के, तो उसका प्रॉपर तरीके से उसकी सुनवाई होगी, प्रॉपर तरीके से जो संविधान में लिखा हुआ है, संविधान में लिखी हुई बातों के अनुरूप उसमें कार्रवाई होनी चाहिए। तो कहने का मतलब सरकार का अपना अलग काम करेगी, कोर्ट अपना अलग काम करेगा, ठीक है। सरकार कोर्ट के ऊपर दबाव नहीं बनाएगी अनावश्यक रूप से, कोर्ट सरकार के ऊपर दबाव, दोनों पृथक पृथक है, अलग अलग अपना काम सुनिश्चित करेंगे। ये आर्टिकल 50 में है, ठीक है। 50 मतलब 50-50, भाई सरकार अपने अलग जगह, कोर्ट अपने अलग जगह, 50-50 है। बात समझ आई? 51 में क्या है एक्चुअल में, मैं बताऊंगा आपको। जो भारत की विदेश नीति है कि भारत के विदेशों के साथ संबंध कैसे होने चाहिए, भारत की जो विदेश नीति का जो आधार है वो आर्टिकल 51 है, ठीक है। सो इट इज़ द बेस ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी। भारत जो विदेश नीति है उसका आधार है। कैसे है? आप ये पॉइंट पढ़ के देखोगे ऑटोमेटिक चीज़ें क्लियर हो जानी है। कैसे? देखो, पहले ये राज्य सुनिश्चित करेगा, राज्य इस बात को देगा कि विश्व शांति और सुरक्षा को बढ़ावा दे। हम अपने देश में ऐसा माहौल क्रिएट करेंगे, ऐसा माहौल बनाएंगे, एक ऐसा वातावरण देंगे कि उससे विश्व में शांति फैले, विश्व के लोगों को एक अच्छा मैसेज जाए, सुरक्षा बढ़े, ठीक है, देश के ऊपर खतरा न मंडराए। विभिन्न देशों के मध्य सौहार्दपूर्ण संबंध, हमारे जितने भी पड़ोसी देश हैं या और विश्व के अन्य जितने भी देश हैं उनके साथ हमारे संबंध बहुत मधुर होने चाहिए, सौहार्दपूर्वक होने चाहिए, ताकि हमें जब हेल्प पड़े तो वो हमारी हेल्प कर सकें, उन्हें हमारी जब जरूरत पड़े तो हम उनकी हेल्प कर सकें। आपस में संबंध बहुत अच्छे होने चाहिए। अगली बात, अंतर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थता से सुलझाना। मध्यस्थता का मतलब है इसमें मीडिएटर कौन बनेगा? इंडिया बनेगा। अब देखो, यूक्रेन का युद्ध चल रहा है रशिया के साथ में, तो कई बार आपने देखा होगा कि भारत के जो राजदूत हैं, भारत के राजदूत हैं या फिर भारत के जो राष्ट्र प्रमुख हैं, चाहे राष्ट्रपति हो चाहे प्रधानमंत्री, वो समय समय पर अपने कुछ बयान देते हैं कि भाई ऐसा नहीं करना चाहिए, रशिया को भी ढंग से शांति से रहना चाहिए। तो ये मध्यस्थता करना, विवादों को सुलझाना। अगली बात, अंतर्राष्ट्रीय संधि में समझौतों को पालन। जो इंटरनेशनल लेवल पर जो संधि हो रखी हैं, जो समझौते हो रखे हैं, उनका पालन करना चाहिए। तो कहने का मतलब ये सारा का सारा जो है ये आधार है विदेश नीति का।